आप सबको मेरा नमस्कार। पहले एक वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ये संक्षिप्त एक मीडिया बाइट्स जो देनी है वो की जाएगी। न्यू जर्सी का, जहां न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र को अपराधियों की तरह जमीन पर पटका गया और हथकड़ी लगाकर भारत डिपोर्ट किया गया। इस दौरान छात्र चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं। घटना का वीडियो भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन कुणाल जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए जैन ने लिखा, मैंने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक युवा भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर रोते हुए अपराधी की तरह ट्रीट होते देखा। वो अपने सपनों को सच करने आया था, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं। एक एनआरआई होने के नाते मैं खुद को कमजोर और टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ हर दिन इस तरह के 3 से 4 मामले सामने आते हैं। छात्र वीजा लेकर सुबह फ्लाइट से आते हैं, किसी कारण से इमिग्रेशन अथॉरिटीज को आने का कारण नहीं समझा पाते और शाम की फ्लाइट से हाथ पैर बांधकर मुजरिमों की तरह भेज दिए जाते हैं। जैन ने भारतीय दूतावास और विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले में हस्तक्षेप करने। आप सबको मेरा नमस्कार पुनः से। ये वीडियो देखकर मन बहुत व्यथित होता है और इसलिए परेशान और व्यथित होता है क्योंकि भारत के एक नागरिक के साथ बर्बरता हो, उसको पटका जाए जमीन पर, जूतों तले रौंदा जाए, उसको हथकड़ी पहनाई जाए, यह देखकर वाकई में मन परेशान होता है। जैसा कि इसमें बताया गया, यह न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का मामला है। वहां पर भारतीय मूल का यह छात्र था और वो गिड़गिड़ाता रहा और अमेरिकी पुलिस ने एक नहीं सुनी, वो गिड़गिड़ाता रहा और उन्होंने उसको हथकड़ी बांधकर डिपोर्ट किया। ये जो छात्र है, और ये पहला मामला नहीं है, ये लगातार हम देख रहे हैं कि छात्रों को इस तरह से बंधक बनाकर, इस तरह से उनके साथ जाहिलियत करके उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने आंखों में कुछ सपने लेकर, कुछ आकांक्षाएं लेकर अमेरिका पहुंचते हैं। ये कोई आतंकी नहीं है, ये कोई गुंडे नहीं है, ये कोई मवाली नहीं है, ये कुछ सपने साकार करने वहां पर गए हैं और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन अमेरिका लगातार भारतीय मूल के लोगों के साथ बर्बरता कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है और बार बार हमें धौंस दे रहा है। भारतीय मूल के स्टूडेंट्स के साथ यह हो रहा है। भारतीय मूल के स्टूडेंट्स का वीजा प्रोसेस नहीं हो रहा है, उनका बैकलॉग होता जा रहा है, उनके एडमिशंस रिजेक्ट हो रहे हैं, लगातार यह काम हो रहा है। अमेरिका ने हमारे 682 लोगों को हथकड़ी पहनाकर, बेड़ियां बांधकर, बंधक बनाकर अपने मिलिट्री जहाज से हिंदुस्तान भेजा। जानवरों की तरह बर्ताव करने का यह कौन सा सलूक है? यह कौन सा तरीका है? और किसने आपको इजाजत दी है कि आप भारतीय मूल के लोगों के साथ यह करिए? असलियत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार नहीं, बार बार हमारा अपमान कर चुके हैं। 12 बार वो श्रेय लेते हैं सीज फायर का। वो पाकिस्तान और हमारा नाम एक साथ ले रहे हैं, हमें समकक्ष लाके खड़ा कर रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं मैं तो पाकिस्तान की तारीफ करूंगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो शहबाज शरीफ, आतंकी मुल्क के प्रधानमंत्री को एक बहुत अच्छा और बहुत गद्दावर नेता बता रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। वो लगातार हमें ट्रेड की धमकी दे रहे हैं, वो हमें टैरिफ की धमकी लगा रहे हैं। जिस दिन मोदी जी अमेरिका में थे, अमेरिका की सरजमी पर थे, वहां पर वो इंडिया को अब्यूजर, वेस्टर एंड फ्रॉड बता रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री यहां से गए, अब जैसे भी गए, बिना बुलाए गए, लपके गए, जो भी गए, उनको वो गेट तक लेने नहीं आए, बाकी सबको लेने आते हैं। क्यों हमारे देश की इस तरह से तौहीन की जा रही है? हमारे जो दुश्मन देश हैं, उनको जो सप्लाई करता है हथियार, ड्रोन वगैरह, टर्की के साथ वो डील्स कर रहे हैं। उनका कॉमर्स सेक्रेटरी हमको धमका कर कहता है अब रशिया से नहीं खरीदिया गया, अब हमसे खरीदना पड़ेगा आपको हथियार। वो एक धमकी धौंस हमें देते हैं, आप सस्ता तेल कहीं और से नहीं खरीदिए, हमसे खरीदिए, हम अपनी डीलें बंद करने को तैयार हैं। ये कौन सा रवैया अमेरिका अपना रहा है? और असलियत यह है कि हमें जो बातें पता चलती हैं वो इससे बहुत इतर है।
हमें तो बताया जाता है व्हाट्सएप पर, हमें तो भक्तों की मंडली, और माफी के साथ कहती हूं आपके जैसे टीवी चैनल तो हमें रोज बताते हैं डंका बज रहा है, यहां तो बैंड बज रहा है, हिंदुस्तान के नागरिकों पर डंडा बरसाया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है। कहां डंका बज रहा है? डंका व्हाट्सएप में बज रहा है। यह असलियत है। और हमारी सरकार की तरफ से सुई टपक सन्नाटा। हमारी सरकार एक स्टेटमेंट लगा के कहती है अमेरिकन स्टूडेंट्स जो हैं वहां पे गए इंडियन स्टूडेंट्स, वो वहां के लॉज का पालन करें, कैंपस पर अच्छे से बर्ताव करें, इसलिए आपको चुनकर शासन में बिठाया था। एक प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है? भारत के सम्मान को, भारतीयों के सम्मान को पैरों के तले अमेरिका रौंद रहा है, बूटों की के नीचे हमारे लोग रौंदे जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है? जाकर झपिया पपिया करना, लपक लपक के ट्रंप को और कभी बाइडेन को गले लगा लेना। इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि अगर हिंदुस्तान की या हिंदुस्तानियों की कहीं भी तौहीन हो, हमारा सम्मान हो, हमारा अपमान हो, तो उसके खिलाफ खड़े होकर मुस्तैदी से बोले। हमें व्हाट्सएप पे बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं। क्या फायदा हुआ आपकी इस नीति का? आप तो हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, कोरोना होता रहा, आप नमस्ते ट्रंप कराते रहे, हाउडी मोदी कराते रहे। आपने तो वहां जाकर प्रचार भी कर डाला, आपकी बार ट्रंप सरकार भी कर डाला। फायदा क्या हुआ इन सब चीजों का? आज असलियत यह है कि हिंदुस्तान का लगातार अपमान कर रहा है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, उनके सारे सेक्रेटरीज, चाहे वो हार्वर्ड लिटविक हो, चाहे वो रूबियो, बार बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान का को एक साथ खड़ा कर रहे हैं, और जो हमारे भारतीय मूल के लोगों के साथ किया जा रहा है। आपके यहां कोई गैर नियम से आया है, बिल्कुल आप एक्शन लीजिए। आप नेपाल में कमर्शियल फ्लाइट भेजते हैं और आप हिंदुस्तान में मिलिट्री जहाज में लोगों को बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाकर भेजते हैं, और हमारे विदेश मंत्री झूठ बोलते हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। और असलियत यह है कि पहला हवाई जहाज यहां उतरने के बाद नरेंद्र मोदी जी ट्रंप से मिले थे, और हमें लग रहा था कि 145 करोड़ का प्रधानमंत्री जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलेगा तो वो कहेगा मेरे लोगों के साथ इस तरह का अपमान, इस तरह की तौहीन करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन उसके बाद एक और हवाई जहाज उतरा और उसमें और बर्बरता थी, उसमें बच्चे और महिलाएं भी थी। ये वीडियो और ऐसे तमाम वीडियो व्यथित करने वाले हैं। इस मंच से हमारी एक ही अपील है कि प्रधानमंत्री बिना विलंब किए, बिना इधर उधर की बात किए, बिना जलेबी छाने प्रधानमंत्री फोन उठाएं, अमेरिका के राष्ट्रपति से बोले हमारे लोगों के साथ बदसलूकी करने की जरूरत आप मत कीजिए। हम 145 करोड़ का देश है, हम इतनी हमारी हैसियत है कि अगर हमारे लोगों के साथ कोई कुछ करेगा तो हम प्रतिकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को यह बोलना चाहिए, और अगर प्रधानमंत्री ये नहीं बोलते हैं तो यह माना जाएगा कि यह सब प्रधानमंत्री की मर्जी से हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? हमारा एमईए क्या कर रहा है इस पर? किस बात का डर है मोदी जी को? वो तो वॉर रुकवाने वाली बातें करते थे, अपने लोगों को बूटों के तले रोंदना नहीं रुकवा पा रहे। तो इस मंच से अपील है कि जो भारतीयों के साथ हो रहा है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से रोका जाए। I will very briefly make a statement in English on this. This is an extremely important matter. It's a matter that concerns each one of us. What you saw in this video is an Indian student who has gone to America with dreams, with aspirations. It's all right, we've played the video. With dreams and with aspirations, and the reality is that he is being treated like a hardened criminal. He is being handcuffed. He's being beaten up. He's being deported for what? Because he went to America with some dreams in his eyes. And this is not happening to the first student. This has happened to multiple students, where on some context or the other, they are being manhandled, they are being booted out, and they are being deported out of America. Our students, the backlog is increasing as far as visas is concerned. Admissions are being denied, and not just that, 682 Indians were handcuffed. They were put in military planes and sent back to India. If anybody has broken any law to be in your country, there's a humanitarian effort, there's a human way to behave with them. For countries like China and Nepal, America sends people in commercial flights, and our people were stuffed into a military aircraft, and you should have
read and heard the ordeal. They could not defecate, they could not urinate for multiple hours at a stretch, women and children alike. And not a squeak from our government. What is our government doing? America is constantly insulting us. The President of America, Donald Trump, has said not once, not twice, but 12 times that he's brought the ceasefire between India and Pakistan. Our Prime Minister doesn't utter a word. He keeps saying, I threatened them with a trade deal. The Prime Minister doesn't utter a word. He has threatened us with tariff, not a squeak from New Delhi. He talks about, he calls India abuser, waste and fraud, while Mr. Modi is on American soil, not a squeak. The reality is he did not even come to receive Mr. Modi at the gate like he received every state head. And I think this cannot be taken lying down. America is treating India and Pakistan in one breath. We are not equals. And how dare America think that India and Pakistan are equals? India is a thriving democracy. India has made huge strides. Pakistan is a terror state. From Osama bin Laden to Masood Azhar to Hafiz Saeed to Dawood Ibrahim, each one of them is harbored in Pakistan. They are being entertained. Red carpet is being rolled out in America for them. What on earth is going on? And what is our government doing about it? And what is the Prime Minister meant to do is a very basic question we are raising. Is the Prime Minister of India meant to go and hug state heads? No. He is supposed to put India's interest. He is supposed to raise his voice if India or Indians are being humiliated anywhere in the world. Why is he keeping quiet? We see multiple WhatsApp forwards and multiple social media posts that call us Vishwaguru. How does it matter what sort of global influence we have if we cannot raise our voices for our own people? And quite frankly, there's a huge question being raised on our depleting global influence as well. Given the fact that we are completely cornered and not one big nation is standing with us, a lot of them seem to be siding with Pakistan. So the reality today is that amidst all of this, where is the Indian government? Indians are being ill-treated, Indians are being deported, Indians are being manhandled, Indians are being beaten up, young Indian students. And the government of India is completely missing in action. There will be one press release that will come which will say, students should adhere to rules of universities. Is that how meek you have become? And imagine the days, देवयानी खोब्रेगढ़े हमारी राजदूत थी, उनके साथ अमेरिका ने दुर्व्यवहार किया था और हमने पूरी तरह से उनके साथ खड़े रहे, उनको इम्यूनिटी करी, उनको परमानेंट एक मिशन यूएन पे भेजा और यहां पर हमने उनके दूतावास, अमेरिकी दूतावास के खिलाफ एक्शन लिया था. ये करना होता है आपको. आप चुप कैसे बैठे हुए हैं? When will the Prime Minister of this country rise to the occasion and protect the honor and dignity of Indians? That's the only question we are raising. If you have any questions pertaining to this, I'm willing to take them. हाँ जी बोलिए. मैम कल सरकार ने जिस तरह से 11 साल की जो उपलब्धि आपने बताई, आपको लगता है कि उसमें विदेश नीति जिस तरह से आप बात कर रही हैं वो फेल रही 11 साल में या बेहतर रही? क्योंकि जिस तरह से आपने ये भी इशू उठाया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि उनकी तरफ से तो सराहनीय रहा 11 साल. सरकार अपनी विफलताएं खुद तो नहीं बताएगी, लेकिन दुनिया देख रही है हमारी विफलता क्या रही विदेश नीति पर. असलियत यह है कि हमारे सदाबहार मित्र रूस, क्या आपने रूस के मुंह से एक शब्द सुना इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हुआ? क्या रूस हमारे लिए एक बार उठकर खड़ा हुआ, एक बार बोला? इट्स एन ऑल वेदर एलाई, हमारा सदाबहार मित्र. असलियत यह है कि हमारे नेबरहुड में नेपाल से लेकर श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, सब पर चीन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है. चाइना और पाकिस्तान हम प्याला हम निवाला हुए पड़े. अमेरिका लगातार हमें और पाकिस्तान को समकक्ष खड़ा कर रहा है. क्या विदेश नीति है हमारी? हमारी विदेश नीति यह है कि हमारे लोगों को हथकड़ियां डालकर भेजा जा रहा है. हमारी विदेश नीति यह है कि एक यंग स्टूडेंट जिसका पूरा जीवन, जिसका पूरा करियर उसके आगे पड़ा हुआ है, जो होनहार रहा होगा तभी वहां पहुंचा, उसको पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हथकड़ियां पहनाकर वापस भेज रहे हैं. और हमारी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है. हमारी क्या विदेश नीति है? चाइना हमारे घर में घुसकर बैठा हुआ और हम चाइना से लगातार ट्रेड कर करके ट्रेड डेफिसिट को $100 बिलियन पे पहुंचा रहे हैं. हमारी क्या विदेश नीति है कि हम सस्ता तेल खरीद रहे थे और अमेरिका ने जैसे ही डपटा हमने वो खरीदना बंद कर दिया. हमारी क्या विदेश नीति है? मैं ये जानना चाहती हूं. हमारी विदेश नीति एक आदमी की छवि चमकाना,
उसकी छवि सुधारना, पपियां झपियां की फोटो लगाना, वो है हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति। इन दो चीजों से रिप्लेस कर दी गई है। बस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या है सवाल? एक रिपोर्ट आई है मैम कुंभ की मौत के आंकड़ों को लेकर, जो जानकारी सरकार ने दी थी उसमें 37 लोगों की मौत बताया था, और अब जो रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट के अनुसार 82 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? मैंने भी वो रिपोर्ट सवेरे पढ़ी और मैं काफी व्यथित हुई, क्योंकि मैंने उस तरह का आक्रोश ही नहीं देखा जो देखना चाहिए था। कुंभ में जिस तरह से 18 से 20 घंटे उस भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गायब हो गए थे, लीपापोती की कोशिशें की गई थी, मीडिया को ढाल बनाकर इधर उधर की बातें कहराई जा रही थी, और एक अन्य जगह जो भगदड़ हुई थी उसको भी छुपाने का प्रयास हो रहा था। सरकार ने तब यह स्वीकारा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि 37 लोगों की भगदड़ में मौत हुई है। और बीबीसी की जो पड़ताल है वो 100 परिवारों से ज्यादा 11 राज्यों में, और मुझे लगता है 50 डिस्ट्रिक्ट्स में, 50 जिलों में वो 100 परिवारों से ज्यादा मिले हैं। और उनके पास ये पुष्टि है कि 82 मौतें हुई थी। 37 जिसको सरकार ने माना था उनको 25-25 लाख का मुआवजा मिला था। लेकिन जो बाकी लोग थे, खबरें ये हैं और लोगों ने पुष्टि की है कि 5-5 लाख का कैश देकर उनसे यह कहलवा दिया गया था कि मौत किसी और कारण से, बीमारी वगैरह से हो गई है। तो आज सवाल इस बात का है कि यह खबर आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश की सरकार बाहर आएगी, स्पष्टीकरण देगी, माफी मांगेगी, यह गुनाह, यह पाप क्यों किया गया? और एक बात यहां पर यह भी बता दूं, इससे पहले कि उस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जाए, जिन लोगों ने यह पुष्टि कर पाए हैं, जिन्होंने सबूत दिए हैं 5-5 लाख कैश मिलने के और साइन करने के, उन्हीं को उसमें लिया गया है। जो परिवार, जो 100 परिवार ये सबूत नहीं दे पाए थे, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बावजूद मरने वालों की संख्या 82 है। और जिस तरह का सुई टपक सन्नाटा सरकार में और अधिकांश मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेगेसी मीडिया में छाया हुआ है, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। धन्यवाद जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले हम जो है हथियारों का आयात करते थे, अब जो है एक भरोसेमंद निर्यातक देश जो है वो हम बन गए हैं। लगभग 23,622 करोड़ रुपए के हथियारों का हमने निर्यात किया है। कैसे? राजनाथ सिंह जी बहुत सारी बातें कहते हैं और राजनाथ सिंह जी से सिर्फ एक ही सवाल है, आप आयात के फिगर, आप निर्यात के फिगर, आप प्रोडक्शन के फिगर, आप असेंबली के फिगर सब गिनाइएगा। ये सब काम उस दिन करिएगा जिस दिन पहलगाम के आतंकी पकड़े जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 जून 2024 जिस दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली थी, और आज 10 जून 2025 है, इस एक साल में 90 लोगों की, 1-2 नहीं 90 लोगों की आतंकवादियों के हाथ मौत हुई है। उसमें हमारे सुरक्षा बल शहीद हुए हैं, उसमें नागरिकों की हत्या हुई है, और उसमें पहलगाम शामिल है, उसमें रियासी शामिल है, उसमें तमाम जगह शामिल है। आपको शायद जान के हतप्रभ होगा कि जिस बस में 9 श्रद्धालुओं की जान ले ली गई, एक आदमी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है उसमें। तो इस सरकार का जो पूरा तंत्र है वो अगर मीडिया की ढाल ना हो तो चल नहीं सकता है। जलेबी बनाना, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करना कीजिए, पहलगाम के आतंकी कब पकड़े जाएंगे उस पर चर्चा कीजिए। उस पर चर्चा करने की आप लोगों की हैसियत नहीं है। और उस पर एक सवाल है, अगर वो हिंदुस्तान की सरजमी में है, हमारी सरहद के अंदर है, तो क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? और अगर वो 200 किलोमीटर का दूरी नापकर पाकिस्तान चले गए तो आपने सीज फायर कैसे कर लिया? इस बात का जवाब राजनाथ सिंह जी दें। जी। नड्डा जी ने कहा है कि कांग्रेस ये कहती रही कि गरीबी हटाओ, लेकिन हम लोगों ने वास्तव में गरीबी हटाई है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल। देखिए, खड़े होकर इस चौराहे पर आप 27 करोड़ क्या 145 करोड़ कह दीजिए, कौन पूछने वाला है? जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने भी देखा था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे थे, कौन उनको पूछ रहा था? किसने उनसे प्रत्युत्तर किया था? असलियत यह है कि नड्डा जी हों या उनकी पार्टी के लोग हों, आप बड़े बड़े आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं,
लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस देश में बचत 11.5 लाख करोड़ थी, आधी होकर 6.5 लाख करोड़ हो गई है। इस देश में अपना सोना गिरवी रख के घर चलाने वालों की संख्या 71% बढ़ गई है। इस देश में बेरोजगारी का ये आलम है, एक पियोन की नौकरी करिए, पीएचडी और एमबीए लाइन में खड़े हुए हैं। इस देश में महंगाई का ये आलम है कि 19 लोग रोज आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं। किनको आपने उबारा है? और मैं आपसे एक सवाल करती हूं, आपके 11 साल की सत्ता का, 11 साल की सरकार का जिसको लेखा जोखा कहते हैं वो ये है कि आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं दीजिएगा तो वो लोग भूखमरी से मर जाएंगे। ये आपकी उपलब्धि है, अन्यथा कोई उपलब्धि नहीं है। धन्यवाद।